Hello everyone, we are back with another video, and in today's video I will be telling you about the topic matrices. Guys, I'm taking this topic because somebody mentioned in the previous video about this topic to be taken up. This video may be a little long because matrices is a big topic which is having a lot of subtopics in itself. Also, I will explain matrices only up to the class 10th level as requested by the subscriber who has mentioned in the comment. So let's see what we will be seeing in the video today. Firstly, we will see the introduction of the matrices, that is about definition, order and notation. Then we'll see about the equal matrices. Then we'll see different type of matrices. Then we'll see operation on matrices, which includes addition, subtraction and multiplication. Multiplication of matrices is a very important topic. Is a very important topic because other topic of matrices are quite simple, but multiplication is a bit difficult. And then in the last, we'll see some questions. Let's begin with the definition. डेफिनेशन कोई हमसे पूछेगा नहीं अपने एग्ज़ाम में, हमारे टेस्ट में, बट हमें ये पता होनी चाहिए. तो एक मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होता है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम रोज कहते हैं, वर्टिकल लाइंस को कॉलम कहते हैं. ये बात भी मैंशनड है. और एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर इनक्लोज इन ब्रैकेट्स. तो मैं मैट्रिक्स आपको बना के दिखाता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ एक मैट्रिक्स का. एक मैट्रिक्स लेट से ए मैट्रिक्स है, उसमें कोई भी एलिमेंट्स हम मेंशन कर देते हैं 1 2 3 4 5 6. तो ये एक मैट्रिक्स है. अब अगर हम बात करें मैट्रिक्स के ऑर्डर की, तो यहाँ जैसे मेंशनड है, इफ़ अ मैट्रिक्स कंटेन m रोज एंड n कॉलम्स देन इट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n रेड एज m बाय n. मैं इसको m क्रॉस n बोलता हूँ, बोलने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन इसको कायदे से m बाय n पढ़ते हैं. अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n हैज़ mn एलिमेंट्स. तो ये भी एविडेंट है कैसे होता है. आइए एग्जांपल देखते हैं इसका. तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 3. इसका मतलब इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं. ये रो 1 हो गया आपका, जिसको मैं R1 लिख रहा हूँ. ये आपकी रो 2 हो गई, जिसको मैं R2 लिख ले रहा हूँ. ये कॉलम 1 हो गया, जिसे C1 लिख रहा हूँ. ये कॉलम 2 हो गया, जिसको C2 लिख रहा हूँ. और ये कॉलम 3 हो गया, जिसे C3 लिख रहा हूँ. तो इससे एविडेंट है हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 2 रोज़ हैं. तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लिखते हैं रो इंटू, ये इंटू नहीं है, मतलब ये क्रॉस का सिंबल है, हम बस एक सिंबल है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है मैथमेटिकल. रो क्रॉस कॉलम. तो इस केस में ये होगा 2 क्रॉस 3. अगर एक और एग्जांपल लें, अगर एक मैट्रिक्स बी मान लेते हैं जो 1 1 3 4 5 6 7 8, जैसे एक रैंडम मैट्रिक्स है. तो इसका देखें तो अगर हम ऑर्डर देखें, हम होता है रो क्रॉस कॉलम. तो इसमें जब रो क्रॉस कॉलम करेंगे हम, तो हमें मिलेगा कि 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं. तो ये इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2 क्रॉस 4. इस मैट्रिक्स का ये ऑर्डर होगा. तो ऑर्डर बहुत सिंपल है. डेफिनेशन आपको मैंने बताई दी है, मैट्रिक्स की ऑर्डर भी बता दिया और एग्जांपल भी दे दिया. मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, बस एक एरे ऑफ एलिमेंट्स होता है. बस एक एरे ऑफ एलिमेंट्स जो एक ब्रैकेट में है, और ऑर्डर उसके रो और कॉलम का नंबर. हमेशा ऑर्डर के लिए हमें RC याद रखना चाहिए, यानी पहले रो आएगा फिर कॉलम आएगा. सो आइए देखते हैं नोटेशन. तो एक मैट्रिक्स को एक जैसे मैंने पहले पेज पे बनाया था, एक कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. लेट्स से कि एक मैट्रिक्स है P. ये मैट्रिक्स है जिसके अंदर हम लेटर्स लिख रहे हैं A B C D E और F. ये एक मैट्रिक्स है. अगर इसका ऑर्डर में लिखूं तो इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2. इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम हैं. तो 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हुआ. हमेशा एक मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके हम राइट लोअर साइड पे लिखते हैं, जिस तरह से मैंने लिखा है. तो ये इसका नोटेशन है. एक कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं एक मैट्रिक्स को. उसके एलिमेंट्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं. साथ ही साथ एक कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स भी होता है नोटेशन का. एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम जब किसी मैट्रिक्स को लिखें तो वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है लेट्स से M. उसका एक जो जनरल एलिमेंट है वो है MIJ. MIJ क्या है? MIJ रिप्रेजेंट्स एन एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स M प्रेजेंट एट द ith रो एंड jth कॉलम. तो इसका मान लीजिए आपका है जो ऑर्डर वो है A क्रॉस B. A क्रॉस B. तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम एक बड़ी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं.
अब आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्वल मैट्रिसेस। तो मैं इसमें ये जो थ्योरी लिखी है पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होती हैं जब पहला उनका ऑर्डर सेम हो, व्हेन दे हैव द सेम ऑर्डर, और दूसरा जब उनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हों, यानी जो कोरिस्पॉन्डिंग प्लेसेस है उस पर जो एलिमेंट्स हो वो सेम हो। तो जैसे मैं एक मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ जिसमें मैं एक वेरिएबल एक्स ले लेता हूँ, यहाँ 3 ले लेता हूँ, यहाँ 7 ले लेता हूँ और यहाँ पे वाई ले लेता हूँ। सिमिलरली एक मैट्रिक्स बी ले लेता हूँ जिसमें मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ 1 3 7 और 8 कह लीजिए, ये 8 हो गया। तो इफ़ अगर ए और बी मैट्रिक्स बराबर हैं तो हम देख सकते हैं दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर इनका ऑर्डर सेम नहीं होता तो हम पहले ही रिजेक्ट कर देते इनकी इक्वालिटी की कंडीशन को, लेकिन इनका ऑर्डर सेम है। अब हमें बस देखना है कि इनके एलिमेंट्स आइडेंटिकल हैं। अब हमें बताया जा रहा है कि अगर ए इक्वल्स टू बी है तो उनके कोरिस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। इसका मतलब जो ये एक्स यहाँ पे है वो बराबर होगा 1 के, और जो यहाँ वाई है वो बराबर होगा 8 के। यानी एक्स, if a is equals to b, then it implies x is equals to 1 and y is equals to 8, which means corresponding elements are equal, if matrices are equal। तो दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगी जब उनकी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे और उनका ऑर्डर से इक्वल होगा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं फुलफिल होती है तो वो मैट्रिसेस अनइक्वल हो जाएंगी। अब टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जो पहले ही टाइप होता है रो मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें खाली एक रो हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। मैं आपको एक ए मैट्रिक्स बना देता हूँ जो कि एक रो मैट्रिक्स है। तो ये 1 2 3 ये एक रो मैट्रिक्स है। इसको हम 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर है इसका। एक बार और लिख देता हूँ मैं, 1 क्रॉस 3 का ऑर्डर है इसका। तो ये एक रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें खाली एक रो है। फिर एक कॉलम मैट्रिक्स है, मान लीजिए इसका एग्जांपल बी ले लेते हैं, ये 4 5 ले लेते हैं। तो ये आपका 2 क्रॉस 1 है, इसमें खाली एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। इसमें खाली एक ही कॉलम है तो एक कॉलम मैट्रिक्स हो गई। अब स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ नंबर ऑफ़ रोज बराबर होते हैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स के, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देख लेते हैं, जैसे सी बना दिया मैंने, ये 4 5 7 8, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर है इसका। अब जो मैट्रिक्स सी है उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हम कहेंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब इसमें 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं। और एक बात और एक स्क्वायर मैट्रिक्स में खास होती है, जो टॉप मोस्ट लेफ्ट से बॉटम मोस्ट राइट तक जाते हैं, यानी ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो लाइन होती है जो 4 8 और सबके थ्रू पास करेगी उसको हम डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। सो टॉप ऑफ लेफ्ट से स्टार्ट करना है और बॉटम ऑफ राइट तक जाना है तो वो हमारी डायगोनल होगी, प्रिंसिपल डायगोनल, और उस पर जो एलिमेंट्स लाई करेंगे उनको हम डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। अब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के, इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज़ 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर 0, वो होती है एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो एक आई एन होता है, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और एन उसका ऑर्डर होता है, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। इस मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स में एन रोज और एन कॉलम्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं I2 बनाऊं तो वो ऐसा दिखता है 1 0 0 1, ये हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर मैं I3 बनाऊं तो वो ऐसा दिखता है 1 1 1 0 0 0 0 0 0, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बन गई। तो ये बात होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि डायगोनल एलिमेंट्स सारे 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं। एक जीरो मैट्रिक्स जिसमें हर एक एलिमेंट 0 हुज ईच एलिमेंट इज 0, इसको और 0 और नल मैट्रिक्स, ये एक नल मैट्रिक्स हो गई आपकी। लेट्स से कोई के मैट्रिक्स है। एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी होती है जो मैंने मेंशन नहीं किया, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफर करें। मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हम 3 चीज़ पढ़ेंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। पहले हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस और मोर मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर ऑर्डर इज सेम। अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा मैट्रिसेस का एडिशन करना है या सब्सट्रैक्शन करना है तो ये कंडीशन होती है कि सबके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं तो
एडिशन या सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बात मैंने मेंशन कर दी, ये हमारी कंडीशन है, ये हमारी कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स ए है जो है 1 4 11 और 2 मान लो, और एक मैट्रिक्स बी है जो है 1 11 7 और 8, जस्ट रैंडम वैल्यूज़ हैं। अब मैंने कहा कि दोनों मैट्रिक्स को ऐड करो a प्लस बी, तो मैं देख सकता हूँ इन दोनों का ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है। तो अब हमें कुछ नहीं करना होता है, 1 4 11 2 मैंने यहाँ लिख लिया प्लस 1 11 7 8। अब हमें बस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। अब हमें खाली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है प्लेसेस पे। जैसे ये प्लेस और ये प्लेस सेम प्लेस है, तो यहाँ हम 1 + 1 कर देंगे। अब ये वाली प्लेस पे 4 और 11 ऐड कर देंगे, 4 + 11। सिमिलरली 11 + 7 कर देंगे और 2 + 8 कर देंगे। हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। बस इतना ही करना होता है एडिशन में हमें। सिमिलरली अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। तो अगर मैं इसकी फाइनल वैल्यू लिखूं तो यहाँ 2 होगा, यहाँ 16 हो, यहाँ 15 होगा, यहाँ 18 होगा और यहाँ 10 होगा। ये है हमारी फाइनल मैट्रिक्स, ये है a + b मैट्रिक्स, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है और इसका भी ऑर्डर हम देख सकते हैं वही सेम है 2x2। तो बस हमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। एक बात और, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। इसका मतलब a + b जो है वो सेम एज b + a है। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये हुआ, एसोसिएटिव का मतलब ये हुआ कि अगर हम a + b + c कर लें, कोई भी मैट्रिक्स है, और a + b + c कर लें, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, इसका मतलब ये सिंपल हुआ और कुछ नहीं। तो एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स इज एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये हो गया और एसोसिएटिव का मतलब ये हो गया। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम नंबर थ्योरी में भी पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन सब्सट्रैक्शन पे भी देख लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स हम मानते हैं P जो कि है 11 13 15 और 17, और एक मैट्रिक्स मान लेते हैं हमें Q जो कि है -11 7 8 और 9। ठीक, अब हमें P - Q मैट्रिक्स फाइंड करनी है। बहुत सिंपल है, हम 11 करेंगे, 13 करेंगे, 15 करेंगे, 17 करेंगे, और फिर हम यहाँ -11 कर लेंगे, 7 कर लेंगे, 8 कर लेंगे और यहाँ -9 कर लेते हैं, जस्ट फॉर कैलकुलेशंस, टू मेक कैलकुलेशन क्लियर। अब हम वही काम करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना शुरू करेंगे। 11 और यहाँ 11, तो हम 11 प्लस, सॉरी माइनस है ना, तो माइनस के केस में हम -11 कर देंगे। सिमिलरली हम यहाँ पे 13 - 7 कर देंगे, यहाँ पे 15 - 8 कर देंगे और यहाँ 17 -9 कर देंगे। तो पहली बात तो हमने ये देख ही लिया था कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम ये बात समझ गए कि दोनों सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फिर हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तब सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 22, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 7 और यहाँ आ जाएगा 26, और इसका भी ऑर्डर वही होगा। तो ये जो मैट्रिक्स है ये बराबर है P - Q के। लेट से अगर P - Q कोई मैट्रिक्स K है तो ये K मैट्रिक्स है, ये K मैट्रिक्स है। सो एडिशन हो गया, अब सब्सट्रैक्शन हो गया। आइए अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A और उसका ऑर्डर है P × Q, और उसको हम मल्टीप्लाई करें एक दूसरी मैट्रिक्स B से जिसका ऑर्डर है M × N। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? एक बात और हम इन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कम्यूटेटिव नहीं होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन में A B और B A अलग अलग होते हैं। A × B और B × A एक अलग अलग मैट्रिक्स होते हैं, ये बात हमें जाननी चाहिए। बस मैंने ये फॉर सेक बता दिया, मैं भूल ना जाऊँ बाद में। तो हाँ, हम थे कि अगर A मैट्रिक्स है जो P × Q ऑर्डर की है और एक B मैट्रिक्स है जो M × N ऑर्डर की है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा? सो इट इज़ पॉसिबल इफ़ Q = M। यानी अगर हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होगा अगर वो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल इफ़ Q = M। ये कंडीशन है हमारी। अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते।
और अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो हम अपना जो जैसे मान लेते हैं एक रिजल्टिंग मैट्रिक्स सी आता है वो निकाल सकते हैं, और उसका जो ऑर्डर होगा वो पी क्रॉस एन हो जाता है। सी के एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे, बट हमें ये समझना है कि उसका जो ऑर्डर होगा वो पी क्रॉस एन हो जाता है। सो मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए जो हमें हेल्प करेगा। ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी उसमें याद रखने में। कंडीशन हमें सीख ली, हमने समझ लिया कि रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकलेगा। अब एग्जांपल लेते हैं, एक ए मैट्रिक्स है जो है 1 2 3 और 4। मैट्रिक्स सिंपल ही ले रहा हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं ले रहा अभी समझाने के लिए। बी एक मैट्रिक्स है जो कि है 7 8 4 5। तो हम देख सकते हैं कि दोनों का जो ऑर्डर है वो हमें पता है। अब हम ये देख लेते हैं कि पहले में नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो क्या नंबर ऑफ रोज़ के बराबर हैं दूसरे वाले के। तो हम देखें इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 हैं और इसमें भी नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं, तो ये बराबर है। इसका मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल्ड है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन करना शुरू करते हैं। तो हम ऐसे 1 2 3 और 4 लिख लेते हैं, और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे ही 7 8 4 और 5 लिख लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ रहा है, अब हमें ये प्लेस 4 भरनी है एलिमेंट से। अब ये कौन से एलिमेंट से होंगे, अब जो ये एलिमेंट्स होंगे ये हमें पता करना ही हमारा मेजर कंसर्न होता है। तो ये एलिमेंट्स के लिए हम पहले इनका लोकेशन समझते हैं। तो हमेशा हम ऑर्डर को आर सी से बोलते हैं, तो हमें आर सी ही याद रखना है, हमें आर सी ही याद रखना है। तो ये जो प्लेस है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है। मैंने ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये जो पहला एलिमेंट होगा ये वाला, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे है इसका इंडेक्स। तो हम पहली वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो लेंगे और दूसरी वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट कॉलम लेके मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली ये जो दूसरी वाली प्लेस है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। तो हम पहली वाली मैट्रिक्स से फर्स्ट रो लेंगे और दूसरी वाली मैट्रिक्स से सेकंड कॉलम लेंगे। सिमिलरली ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो हम इसकी सेकंड रो लेंगे और इसकी फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। सिमिलरली ये जो एलिमेंट होगा ये सेकंड रो सेकंड कॉलम पे है तो हम यहाँ से सेकंड रो ले लेंगे और यहाँ से सेकंड कॉलम ले लेंगे। इस तरह से हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और हम अपने एलिमेंट्स पाएंगे रिस्पेक्टिव प्लेस पे। अब देखते हैं वो एलिमेंट्स कैसे हम पाएंगे। तो हम एक बार मैट्रिक्स लिखते हैं। सो मैट्रिक्स थी हमारी 1 2 3 4 और 7 8 4 5। अब हम अपनी रिजल्टिंग मैट्रिक्स चाहिए, तो मैं डिफरेंट इंक से लिखूंगा ताकि आपको हेल्प मिले। तो पहली जब मैं लिख रहा हूँ ये है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे, तो हम इसका फर्स्ट रो लेते हैं और इसका फर्स्ट कॉलम ले लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम 1 इंटू 7 करेंगे प्लस 2 इंटू 4 करेंगे। हम यहाँ पे 1 इंटू 7 करेंगे प्लस 2 इंटू 4 करेंगे। ये हो गया हमारा पहला एलिमेंट। हमने इस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह के लिए यहाँ से फर्स्ट रो लिया और यहाँ से फर्स्ट कॉलम लिया। अब दूसरे वाले एलिमेंट के लिए, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो हम यहाँ से फर्स्ट रो ले लेंगे और यहाँ से हम सेकंड कॉलम ले लेंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 5। मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सही से लिख देता हूँ एक बार और, ब्रैकेट को बड़ा बना देता हूँ, एक मिनट थोड़ा क्लियर तो ताकि क्लैरिफिकेशन रहे। तो ये 1 इंटू 8 है प्लस 2 इंटू 5 है। अब हम अपनी तीसरी प्लेस यहाँ पे ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम इसकी सेकेंड रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। तो ये 3 इंटू 7 करेंगे प्लस 4 इंटू 4 करेंगे। तो ये 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 4 ये हमारा एलिमेंट हो गया। अब इस प्लेस के लिए हमें चाहिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, हमें चाहिए सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो हम यहाँ से सेकेंड रो लेंगे और यहाँ की सेकेंड कॉलम लेंगे। तो 3 इंटू 8 करेंगे प्लस 4 इंटू 5 करेंगे। अब हम अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो ये 7 प्लस 8 हो जाएगा, ये 8 प्लस 10 हो जाएगा, ये 21 प्लस 16 हो जाएगा और ये 24 प्लस 20 हो जाएगा। अगर मैं इसको फाइनली लिखूं तो ये 15 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। ये है हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ये है हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हमारा आंसर है। यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं
तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आती है। हमने देखा कि हम कैसे एलिमेंट्स को निकालेंगे, हम उनके इंडेक्स को देखेंगे, पहली वाली से रो लेते हैं, दूसरी वाले से कॉलम लेते हैं। सो इस तरह से हम अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैट्रिक्स बाय स्केलर देख लेते हैं। अब तक हमने मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखा। अब हम किसी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो हम ये एक जनरल फॉर्म में देख लेंगे। जैसे एक मैट्रिक्स ए मान लीजिए जो है, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी और डी। अगर हम ए मैट्रिक्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं वो लैम्डा ए हो जाता है। लैम्डा एक स्केलर है, लैम्डा हमारा एक स्केलर है, तो लैम्डा ए हो जाएगा। तो उसकी जो वैल्यूज़ बदलेंगी मैट्रिक्स की वो कुछ इस तरह से होंगी, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, लैम्डा टाइम्स ऑफ सी और लैम्डा टाइम्स ऑफ डी। यानी हम लैम्डा को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक एग्जांपल देख लेते हैं विद वैल्यूज़। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ए नहीं मतलब मैं ए बहुत जगह ले रहा हूँ। मान लीजिए एम मैट्रिक्स है, एक एम मैट्रिक्स है जो है 2, 4, 6 और 8। अगर हम इसको हाफ से मल्टीप्लाई करें, अगर हम एम हाफ इंटू एम करेंगे तो हम सारे एलिमेंट से हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू हाफ करेंगे, 4 इंटू हाफ करेंगे, सिमिलरली 6 इंटू हाफ करेंगे और 8 इंटू हाफ करेंगे। तो 8 इंटू हाफ, उसके बाद हम जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये 2 हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसके हर एक एलिमेंट्स को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करके अपनी फाइनल मैट्रिक्स जनरेट कर लेते हैं। सो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। Given 4, 2 minus 1, 1 multiplied by m is equals to 6i, where m is a matrix and I is a unit matrix of order 2 cross 2। तो एक m मैट्रिक्स और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैं यहाँ ये मैट्रिक्स लिख लेता हूँ 4, 2 minus 1, 1 m मैट्रिक्स लिख लेता हूँ और 6 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखता हूँ। अब चलिए, हमने अभी देखा था ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर है। अगर हम इसको लिख लें तो ये 6 0 और 0 6 के बराबर है। सिमिलरली अगर हम यहाँ लिख लें तो ये 4, 2 और -1 और 1 है और ये मैट्रिक्स M है। अब हमें पहला पता करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M। तो M का ऑर्डर फाइंड करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। तो हम देख सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, जो LHS पे हमारा मल्टीप्लिकेशन है ये हो रहा है, तभी एक मैट्रिक्स रिजल्टिंग आ रही है। तो हम ये जानते हैं कि इसका मतलब इसके नंबर ऑफ़ रोज़ इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर हैं। तो अगर हम M का जो ऑर्डर है वो ए क्रॉस बी मान लें, ए क्रॉस बी मान लें, तो ए की वैल्यू तो हमें पता चल गई 2। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं? 2। तो हम ए की वैल्यू 2 मान लेते हैं। और हमें पता होता है कि जब ऐसा होता है पी क्रॉस क्यू ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एम क्रॉस एन से, और क्यू और एम बराबर होते हैं, तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होती है वो पी क्रॉस एन ऑर्डर की होती है। तो पी क्रॉस एन है और ये 2 क्रॉस 2 है, इसका मतलब बी भी 2 ही रहा होगा। तो M का जो ऑर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। ये है हमारा पहला आंसर। अब हम मैट्रिक्स M को फाइंड करने चलते हैं। तो आइए हम अज्यूम करते हैं लेट M बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। हमें ये पता चल गया। तो यहाँ A, B और C, D मान लेते हैं इसके एलिमेंट्स। अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 -1, 1 मैट्रिक्स से, तो हम अपनी एक वैल्यू पाएंगे। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए इस पर हम यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो यहाँ की फर्स्ट रो, ये पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4a + 2c आएगा। सिमिलरली यहाँ 4b + 2d आएगा, यहाँ -a + c आएगा और यहाँ -b + d आएगा। अब यही मैट्रिक्स बराबर थी 6 0 और 0 6 के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं इससे इक्वल ऑफ मैट्रिसेस से हम 4 इक्वेशन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस निकाल सकते हैं कि 4a + 2c must be equals to 6, c minus a must be equals to 0, 4b + 2d must be equals to 0 and d minus b must be equal to 6। इन चारों इक्वेशन को हम यूज़ करके अपना a, b और c और d की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 4 अननोन है और 4 इक्वेशन है हमारे पास। तो आइए हम नेक्स्ट पेज पे अपनी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन थी c minus a = 0। तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलता है a = c। जो पहली इक्वेशन थी इसको हम पहला लिख देते हैं, इसको दूसरा, इसको हम तीसरी, और नहीं इसको थोड़ा सा ई से लिख देते हैं, ये तीसरा और ये चौथा। तो हम पहली इक्वेशन को यूज़ कर चुके हैं। तो दूसरी इक्वेशन थी 4a + 2b 4a + 2c 4a + 2c = 6। तो हम यहाँ a = 6 सब्सिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 4a + 2a = 6। इससे हमें मिलता है a = 1। तो इस वाली इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि c = 1। अब हम इक्वेशन 3 और 4 यूज़ करते हैं। इक्वेशन 3 थी
4b प्लस 2d इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 4 थी 4b प्लस 2d इज इक्वल्स टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें मिलता है d इज इक्वल्स टू -2b। हमारी चौथी इक्वेशन थी d माइनस बी इज इक्वल्स टू 6। तो अगर हम यहाँ d सब्सिट्यूट करें तो हमें मिलेगा -3b इज इक्वल्स टू 6, और इससे हमें मिलता है b इज इक्वल्स टू -2, b इज इक्वल्स टू -2। और अगर हम b इज इक्वल्स टू -2 इस इक्वेशन में डालें तो हमें मिलता है d की वैल्यू 4। तो अब हम चारों वैल्यू मिल गई। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चारों वैल्यू लिख लेता हूँ। तो a की वैल्यू थी 1, b की वैल्यू थी 1, c की वैल्यू थी, सॉरी b की वैल्यू 1 नहीं थी, b की वैल्यू थी -2, c की वैल्यू थी 1 और d की वैल्यू थी 4। मैंने सारी वैल्यूज चारों बॉक्सेस में डाली हैं थी। तो अब हमारी जो मैट्रिक्स थी वो थी a b c और d। तो हमारी जो मैट्रिक्स होगी वैल्यूज़ के साथ m मैट्रिक्स वो होगी 1 -2 1 और 4। ये है हमारी मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमारी मैट्रिक्स आ गई। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा और ये हमारा सेकंड आंसर हो जाता है। So with this we reach the end of the question. We have taken out both the answers, and I hope you would have liked the video. Do share the video with as many people as possible and mention in the comments which video you want the next. So till then, thank you.